हमारे देश में चुनाव चलते रहते हैं। हर साल 1-2 चुनाव तो होते ही रहते हैं और हर चुनाव में आपको प्रचार के लिए आप जो बुलाते हैं, सबसे पॉपुलर सीएम आप हैं, हर जगह आप जाते हैं। मैं ही नहीं जाता हूँ, हमारे सभी नेतागण जाते हैं, सभी मुख्यमंत्री गण जाते हैं। जितना आपको बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते। देखिए, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले जिन लोगों ने जो अनुभव किया होगा, 17 के बाद उनको ज़्यादा परिवर्तन नजर आ रहा होगा, तो इसलिए इसको भी देखने के लिए एक उत्साह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देश भर के श्रद्धालु आते हैं, देश भर के नागरिक आते हैं। आप आरएसएस के चहेते बन गए हैं या आरएसएस आपको बहुत पसंद करने लगी है, इसका कारण क्या है? दुनिया को सीखना चाहिए, और जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको जाके उनकी शाखाओं में जाकर के देखना चाहिए कैसे राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, कैसे वहां पर एक निश्चित प्रक्रिया के साथ इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो आपने आरएसएस की प्रशंसा कर दी, लेकिन आरएसएस आपको क्यों चाहता है ये नहीं बताया। देखिए, आरएसएस के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है। जो भारत के प्रति निष्ठावान नहीं होगा, आरएसएस उसको रास्ते पे लाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा ही दे सकता है। हमारे देश में चुनाव चलते रहते हैं। हर साल 1-2 चुनाव तो होते ही रहते हैं और हर चुनाव में आपको प्रचार के लिए आप जो बुलाते हैं, सबसे पॉपुलर सीएम आप हैं, हर जगह आप जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि आपकी पॉपुलैरिटी किस वजह से हुई है? देखिए, मैं ही नहीं जाता हूँ, हमारे सभी नेतागण जाते हैं, सभी मुख्यमंत्री गण जाते हैं। जितना आपको बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते। देखिए, सभी लोग जाते हैं, कोई हर एक की अपनी सीमा है, हर एक का अपना वो भी है, समय निकालने पे भी निर्भर करता है, अन्य जगह व्यस्तता भी हो सकती है। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हम भी बुलाते हैं सभी को, हमारे यहाँ सभी नेता आते हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्टी का अपना एक कार्यक्रम होता है, पार्टी की अपने एक व्यवस्था होती है, पार्टी की व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जाते हैं, सभी लोग उसमें भाग। लेकिन जो आपकी जो अपील है राष्ट्र भर में, आप जहाँ भी जाते हैं बहुत भरी संख्या में लोग आते हैं आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। ये आप योगी हैं इसीलिए आते हैं या कुछ और कारण हो सकता नहीं, है? हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 17 के पहले जिन लोगों ने जो अनुभव किया होगा, 17 के बाद उनको ज़्यादा परिवर्तन नजर आ रहा होगा, तो इसलिए इसको भी देखने के लिए एक उत्साह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो देश भर के श्रद्धालु आते हैं, देश भर के नागरिक आते हैं, तो इस परिवर्तन के नाते ही बुलाते होंगे। तब जब आप हैदराबाद जाते हैं तो हैदराबाद के लोग देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ वो किसने किया, क्यों नहीं, कैसा लगता है वो क्यों आदमी। नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं रखते, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आप आरएसएस के चहेते बन गए हैं या आरएसएस आपको बहुत पसंद करने लगी है, इसका कारण क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है और स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक मॉडल भी है। राष्ट्रनिष्ठा कैसे होती है, ये देखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से लोग सीखें। और राष्ट्रनिष्ठा का बिना किसी सरकार के सहयोग के या सरकारी सहयोग की अपेक्षा के अनवरत चलने वाली उस प्रक्रिया का हिस्सा है, और 100 वर्षों से निरंतर एक संगठन इस पे लगा हुआ है। लाखों स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो अद्भुत उदाहरण है दुनिया के अंदर, दुनिया को सीखना चाहिए। और जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको जाके उनकी शाखाओं में जाकर के देखना चाहिए कैसे राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, कैसे वहां पर एक निश्चित प्रक्रिया के साथ इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उससे उनका भी कल्याण होगा, उनके परिवारों का भी कल्याण होगा, और अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो देश का भी हो सकता है कल्याण हो जाए। ये तो आपने आरएसएस की प्रशंसा कर दी, लेकिन आरएसएस आपको क्यों चाहता है ये नहीं बताया। देखिए, आरएसएस के लिए कोई पसंद और नापसंद नहीं है। आरएसएस के लिए जो भारत के प्रति निष्ठावान होगा, वो आरएसएस उसको पसंद करेगा। जो भारत के प्रति निष्ठावान नहीं होगा, आरएसएस उसको रास्ते पे लाने के लिए, सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा ही दे सकता है। आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं, यूपी और योगी मिला के उपयोगी कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़े
एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कभी न कभी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे इसी का? है, इसका भी एक समय सीमा होगी। आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरे। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा। जी। वक्फ अमेंडमेंट बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में आने वाला है, और यूपी में वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल किसी प्रकार का विवाद उत्पादित कर सकता है? देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे हम रहे ये कहते हैं? हैं ना, ये आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहाँ का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। और मुझे लगता है देखेंगे, गवर्नमेंट तो अवेयरनेस पैदा कर ही रही है और करती भी है।